हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्रांड कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। ठीक है, चलिए इसके पहले देखिए हम लोग स्थिर विद्युत्की का चौथा अध्याय संधायी तथा परावैद्युत पढ़ रहे थे। अब आप अंतिम हेडिंग मिला लीजिएगा, ठीक है, लास्ट हेडिंग मिला लीजिएगा। लेक्चर नंबर जो है आपका जो है लेक्चर के ऊपर ही पढ़ा रहेगा, अंदर हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी में ज्यादा पढ़ा देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए लेक्चर नंबर अंदर नहीं पड़ेगा, ऊपर पढ़ा रहेगा बस। ठीक है, चलिए अंतिम हेडिंग आपकी थी संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हमने निकाल दिया था। ठीक, उसके बाद एक सवाल हमने आपको कराया था वह, ठीक है, हेडिंग मिला लीजिएगा। लास्ट हेडिंग आपकी थी, एक सवाल हमने आपको कराया था ए और बी के बीच की तुल्य धारता निकालना। 3 नियम बताए थे। पहला नियम हमने बताया था कि जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्य धारता ज्ञात करनी हो, अपने सामने रखते हैं, उनके पास दूर से आते हैं, अगर रास्ते एक है तो श्रेणी क्रम, अगर अनेक है तो समांतर क्रम। यहीं तक आपका हुआ था, किसी को कोई डाउट ना हो। चलिए अब आइए हम लोग, ठीक है, अगले एक एग्जांपल आपको हम और कराते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 2 की हम बात करते हैं। 2-3 एग्जांपल आपको करा दे ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए। देखिए अगला सवाल आपका ये, देखिए छोटा सा डायग्राम हम बना रहे हैं, एकदम सब लोग आराम से बिल्कुल देखिए, ठीक है। ये देखिए यहां पर एक जुड़ा है, उसके बाद यहां पर एक जुड़ा है, उसके बाद ये देखिए आपका यहां पर जुड़ा है, ये देखिए 2 यहां जुड़े हैं, उसके बाद ये देखिए 2 यहां जुड़े हैं, यहां भी 2 जुड़े हैं, यहां भी 2 कर दें, ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया, उसके बाद यहां भी एक नहीं बल्कि 2-2 लेकर आपको समझाते हैं ताकि एकदम आराम से प्रैक्टिस करो, कुछ में कंफ्यूज मत होना, ये नहीं समझ पाओगे ना, इसके सवाल पेपर में खूब आते हैं। ये देखिए आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु जो है डी है, और ये आपका बिंदु बी है। समझ में आया? ये देखिए आपका है 2 माइक्रो फैराड, नहीं लिख रहे हैं, जगह कम है। ये आपका है 2 माइक्रो, 2 माइक्रो, ये भी आपका है 2 माइक्रो, ये भी आपका है 2 माइक्रो फैराड। ये ठीक है, कुछ भी हो सकता है मान, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान कुछ भी हो सकता है, हम अपने समझने के लिए बताओ, ठीक है। हम हमारे अपने मन से हमने 2-2 एग्जाम्पल लिया है। पूछा गया है ए और, पूछा गया ए और बी के बीच तुल्य धारता, पूछा गया है ए और बी के बीच, बताओ क्या ज्ञात करिए, तुल्य धारता ज्ञात करिए, तुल्य धारता ज्ञात करिए, तुल्य धारता ज्ञात करिए। बताओ क्लियर है? ए और बी के बीच में तुल्य धारता ज्ञात करिए, ये पूछा गया है। तो चलिए अब आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपको नियम लिखाया था कि जिन 2 बिंदुओं के बीच में आपको कार्य करना है उनको अपने सामने रखते हैं, सामने। पता लगा? समझ गए? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 90% लोग इस पॉइंट का ध्यान नहीं रखते हैं, जहां पे सवाल मिलता है वहीं से लगाना शुरू कर देते हैं, आंसर आपका गलत हो जाता है। तो सबसे पहला काम, जिन 2 बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य धारता निकालनी है उनको कहां रखना है? सामने रखना है। अब आपको निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब देखो ए और बी सामने नहीं है, सामने क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। सामने किसे कहते हैं? तो सामने का मतलब होता है कि अगर आप खड़े हो तो अगर ए बाएं हाथ पर है तो बी कहां हो? दाएं हाथ पर, उसे सामने कहते हैं। अब देखो यहां पर हम खड़े हैं, ये देखो दोनों बाएं हाथ पर, इसका मतलब ए और बी हमारे सामने नहीं है। तो पहले आप ए और बी को अपने सामने रखो। सामने रखने का 2 तरीका है। पहला तरीका है, या तो आप यहां पे खड़े होकर सवाल को लगाओ, आप यहां पर खड़े हो जाइए, उसके बाद सवाल को लगा डालिए, पहला तरीका है। और या तो अगला तरीका है, सवाल को घुमा लो। अब देखो यहाँ पे खड़े होकर लगाना संभव नहीं है, आइए हम लोग सवाल को घुमा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसका सलूशन हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल को हम घुमा करके देखिए बनाते हैं, ठीक है। आराम से बिल्कुल देखिएगा, सवाल को मैं घुमा करके बना रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा ए और बी हमारे सामने है कि नहीं। बताओ क्लियर है? देखिए ध्यान से, बहुत कायदे समझिएगा। पहले सबसे पहले काम, सवाल को घुमा लेना। ये देखिए आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी है, ये आपका 2 है, 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 आपका 2 है। अब बताओ ए और बी बताओ सामने है कि नहीं है। अब आप सवाल लगाने के लायक बने, ठीक। बताइए दूसरा पॉइंट आपका है, इनके पास दूर से आते हैं। दूर का मतलब समझते हैं, आपको ए बी के पास आना है, ए बी के पास दूर से आइए, दूर से आइए। ए बी के पास बताओ कहां से आइए? ए बी के पास दूर से आइए। तो चलिए दूर से आते हैं। अब आप जल्दी से ध्यान को समझिएगा, ठीक है, ध्यान बिल्कुल दीजिएगा। अब आप देखें, ये देखिए ये 2 2 2 2, ये बताओ चारों किस क्रम में है? चारों आपके श्रेणी क्रम में है भाई, एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है। अब बताओ चारों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब आप कहीं अलग से जाकर के 2 2 2 2 का श्रेणी निकाल लो। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर आपका 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2। तो 1/c बराबर आपका आ जाएगा 4/2।
तो सी बराबर 2/4 बराबर आपका आ जाएगा 1/2। अब बताओ इन चारों का परिणामी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब चारों को हटा के केवल एक जोड़ो जिसका मान कितना हो, 1/2 हो। समझ में आया। अब बताइए ये भी 2 2 आपके श्रेणी क्रम में है। अब बताओ 2 2 का श्रेणी कितना हो जाएगा, 2 2 का श्रेणी होगा आपका 1। नहीं समझ में आया। अरे भाई 1/c बराबर 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1/1। तो c बराबर आपका आ जाएगा कितना बोलो 1। अब देखो यहां से देखें, ये देखिए आपका आ गया 1। ठीक है, ये देखिए आपका 1 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए आपका a है और ये आपका जो है b है। अब बताओ दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। बताओ c बराबर आपका आ जाएगा, बताओ c1 प्लस c2। तो c बराबर आपका आ जाएगा 1/2 धन आपका आ जाएगा 1। तो c बराबर आपका आ जाएगा 3/2, उसके बाद माइक्रो फैरड। ये बताओ किसका मान आ गया, ये देखो c का मान आ गया, c का मान आ गया। बताओ सवाल बताओ, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम उनको अपने सामने रखते हैं और दूसरा पॉइंट है उनके पास दूर से आते हैं। अगर ये 2 मंत्र आपको याद है तो तुल्य धारता निकालने का कोई आपको दिक्कत, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी करिए। ठीक है, अब आइए देखें एक आध सवाल आपको हम और करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखें एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, खूब प्रैक्टिस कर लो आराम से। अभी तो ये सब प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ठीक है, आराम से बिल्कुल देखना जब तक कि आपको पूरा मामला क्लियर ना हो जाए। ये सब तुल्य धारता निकालने के कंसेप्ट है। एग्जाम्पल नंबर देखिए 3 आपको हम करके दिखा रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 उसके बाद 4। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 उसके बाद 4। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। ये देखिए, ठीक, सबके मान बताओ 4 माइक्रोफैरड है। 4 सबके मान है। माइक्रोफैरड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय लगेगा, आप समझ लें क्या दिक्कत क्या है। 4 4 4 और 4, 4 4 4 और 4। ये देखिए आपका यहां पर a है, उसके बाद यहां पर आपका बोलो b है। पूछा गया a और b के बीच तुल्य धारता। a और b के बीच में बताओ क्या निकालना है, आपकी तुल्य धारता बताओ ज्ञात करनी है। बताओ क्लियर है सबको। चलिए सबसे पहला मंत्र बोलो, जिन 2 बिंदुओं के बीच में काम करना है उनको अपने सामने रखते हैं। अब बताओ a और b बताओ इसमें सामने है कि नहीं। हाँ, पहला ऐसा सवाल मिला जिसमें a और b बताओ हमारे सामने है। ये देखिए सामने है, a बाएं हाथ पर है, b बोलो दाएं हाथ पे। इसका वाला अब हम सवाल लगा सकते हैं। चलिए जब हम सवाल लगा सकते हैं ध्यान से बिल्कुल, तो चलिए अब आप बताइए। अब बताओ आना किसके पास है, ए बी के पास है। तो ए बी के पास दूर से आते हैं। तो चलिए देखिए इसका हल हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखें इसका। चलिए हल करें। तो बताइए हल करने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए 1 2 3 4, बताओ 4 4 4 4 श्रेणी में है। बताओ 4 4 4 4 का श्रेणी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, अब आप झूठ, ठीक है, अब आप इंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिख करके मत ऐसे दिमाग में कर लो। अरे भाई 1/c बराबर 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4 बराबर 4/4 बराबर 1/1। तो c बराबर आपका आ जाएगा 1। अब बताओ इन चारों के पिताजी 1 आ गए। अब बताओ इनके स्थान पर केवल 1 जोड़ो जिसका मान कितना हो, 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ इनका मान भी बताओ कितना आ गया, इनका मान भी आपका आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ इनका मान भी बताओ कितना आ गया 1, और इनका मान भी बताओ कितना आ गया, इनका मान भी आपका 1 माइक्रोफैरड आपका आ गया। बताओ सबको बताओ डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका a है, उसके बाद ये देखिए आपका बताओ क्या है, बोलो b है। क्लियर है। अब आप बताइए, अब बताओ चारों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। बताओ 1 1 1 1 का समांतर बताओ 1 2 3 और 4। अब बताओ आंसर कितना आ गया, आंसर आपका जाएगा c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। ठीक है, तो c बराबर आपका आ जाएगा 1 धन 1 धन 1 धन 1। तो c बराबर आपका आ जाएगा 4, उसके बाद बताओ माइक्रोफैरड। अब उम्मीद है कि आपको तुल्य धारता निकालने के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक सवाल आपको हम और कराते हैं, बढ़िया सवाल है, सीपीएमटी का सवाल है, बहुत पहले पूछा गया था। ठीक, कहीं का सवाल हो, सवाल लगाने से मतलब ये नहीं को कहां आया था, मतलब है कहीं भी आया हो, जब आप तरीका जानते हैं तब उसको लगा सकें। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल अगर बताए कौन सा है, चौथा है कि पांचवा है। चलिए देखिए एग्जाम्पल अब हमको लगता है चौथा है।
ठीक, ये देखिए सवाल पीएमटी का सवाल है, बहुत पहले पूछा गया था, किताब में आपके मिलेगा, एकदम आराम से बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, यहां लिखते हैं ताकि लगाने में आसानी हो। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है। देखिए सवाल आपका ये था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखना ध्यान से। इसमें 2 जुड़ा है, गुणोत्तर श्रेणी से बताओ सब लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़े हो कि नहीं? बाय वाले लोगों को हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, तो बाय वालों के लिए भी हम सूत्र बता देंगे। इसमें 4 जुड़ा है, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद इसमें 8 जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8। ऐसे जो है जानते हैं कहां तक? ये आपका अनंत तक है, ये आपका ए है, और ये देखिए आपका अनंत तक, ये आपका बी है। ऐसे बताओ कहां तक है? ये अनंत तक है। ठीक है, सबका मान 1 माइक्रोफैरड है, सभी का मान बताओ कितना है? 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड। ये देखिए 1 माइक्रोफैरड है, ये देखिए 1 1 1 1 1 1 और 1। पूछा गया है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात करिए। ए और बी के बीच में बताओ क्या ज्ञात करिए? तुल्य धारता ज्ञात करिए। ठीक, ये सवाल आपका पूछा गया। तो चलिए देखिए लगाते हैं इसका हल, देखें सब लोग इसका सलूशन देखें। ठीक, चलिए देखिए इसका सलूशन। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका सबसे पहला काम होता है जिन 2 बिंदुओं के बीच में तुल्य धारता ज्ञात करनी है उनको अपने सामने रखते हैं। बताओ सामने, बताओ ए और बी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सामने है। ठीक है, ए और बी हमारे सामने है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लगाते हैं। अब देखिए लगाने का तरीका क्या होगा। ये देखिए आपका 1 माइक्रोफैरड है कि नहीं? अब उसके बाद देखिए 1 और 1, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब बताओ 1 1 का श्रेणी बोलो, 1 1 का श्रेणी बोलो, 1/2। समझ में आपको लगता नहीं आ रहा? 1 1 का श्रेणी बताओ कितना हो गया? 1/2 हो गया। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4, बताओ ये क्या हो गया? बताओ 4 का कितना आ जाएगा? 1/4। समझ में आपको नहीं आ रहा? अब बताओ ये देखो 8 है, अब बताओ 8 का श्रेणी कितना हो जाएगा? 8 का श्रेणी बताओ 1/8 हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखिए आपका ए है, उसके बाद ये बोले ये आपका बताओ कितना है? बी है। ये देखिए आपका अनंत है, अनंत। समझ में बताओ आ रहा है कि नहीं है? तो चलिए आप बताओ, सब बताओ किस क्रम में? समांतर क्रम में। सी बराबर आपका आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डाट कहां तक बोलो? अनंत तक। तो C बराबर बताओ 1 धन 1/2 धन 1/4 धन 1/8 प्लस डाट कहां तक बोलो? अनंत तक। ये देखिए गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का सूत्र होता है यस अनंत बराबर आपका होता है A/1 माइनस R। सूत्र हमको लगता है करीब करीब मैथ वालों को तो पता ही है। ठीक है, बाय वाले भी समझ रहे, सूत्र होता है A/1 माइनस R। एक प्रथम पद है और R होता है सार्व अनुपात। अब बताओ इसमें बताओ यहां पर लगा दे C बराबर आपका आ जाएगा फॉर्मूला A/1 माइनस आपका R। अब बताओ प्रथम पद कितना है? 1 है, बटे 1 माइनस R। R आपका होता है, R कैसे निकालते हैं? R निकालते हैं दूसरा पद बटे पहला पद, या तीसरा पद बटे दूसरा पद, या चौथा पद बटे तीसरा पद। 1/2/1 करोगे 1/2 आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा 1/1/2। अब जल्दी बताओ C का मान बताओ कितना आ गया? C बराबर आपका आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब हमको उम्मीद है कि आपको सॉरी इस तरीके के सवाल लगाना आपको आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? मंत्र 2 मंत्र में हैं, उनको सामने रखते हैं, उनके पास कहां से आते हैं बोलो? दूर से आते हैं। अब आप सवाल को नोट कर लें। तो उम्मीद है कि 4 सवाल कराने के बाद आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। चलिए इसके बाद आगे कुछ कंसेप्ट आपको हम बताते हैं। जल्दी कर ले सब लोग, नोट कर लें। चलिए अब आइए, अब आपको हम बताते हैं कुछ और बातें बताते हैं। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको जो है संधि की बात करते हैं, संधि की। आइए समझते हैं संधि क्या होता है? जंक्शन। ठीक, आराम समझिएगा। ठीक है, अब आपको हम संधि का कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है,
कि संधि क्या होती है। इससे भी बहुत सारे सवाल आपके पेपर में, ठीक है, विगत वर्षों में कई बार आए हैं, आते भी रहेंगे, इसलिए आप जो है इसको आराम से बिल्कुल समझिएगा कि संधि का मतलब क्या होता है। देखिए संधि की परिभाषा, संधि हिंदी वाली संधि नहीं है आपकी जो पढ़ते हैं आप, दीर्घ संधि, अकाशम बड़े दीर्घा, इको बड़ा, वो सब नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स में संधि का मतलब होता है कि जिस बिंदु पर कम से कम दो तार मिलते हैं, जिस बिंदु पर कम से कम दो तार मिलते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। मिलते हो मतलब ये नहीं है, मिलते हो मतलब ये मत समझना कि जैसे ये तार है, ठीक है, कहीं कोई भी कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। जैसे ये तार है और ये देखो ये तार, देखो ये देखो यहां पर मिल रहा है, ये देखो यहां पर दोनों तार मिले, संधि। मिलने का मतलब जुड़े हो, मिले का मतलब अंदर से बताओ क्या हो, जुड़े हो, उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा होगी कि जिस बिंदु पर कम से कम दो तार मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो देखिए मैं यहां पर परिभाषा लिख रहा हूं एकदम आसान भाषा में कि जिस बिंदु पर कम से कम दो तार मिले उसे संधि कहते हैं। अच्छा कम से कम कितने हैं, दो तार, ज्यादा से ज्यादा कोई सीमा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25, 30, 100, 200, 400 हो सकते हैं। तो जिस बिंदु पर कम से कम दो तार मिले उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा अब उसके बाद आपको बताएं, एक सेंटेंस और बता रहे हैं कि जितनी भी संधियां, इस सेंटेंस पर ध्यान देना, जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं, जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं, जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं, सबके विभव, जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं सबके विभव आपस में बराबर होंगे। सबके विभव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सबके विभव आपस में बराबर होंगे। अतः उन सभी संधियों को, ठीक है, केवल एक ही तार से लिखें। उन सभी संधियों को केवल एक ही तार से लिखें। ये सेंटेंस आपको हजम नहीं हुआ होगा और यही सेंटेंस ही मेन है, इसी पर हम पूरे सवाल लगाएंगे। कैसे आपको दिखाते हैं सुनिए। जैसे मान लिया संधि नंबर, हम आपको हमारा कहने मतलब क्या है, ये मान लो संधि नंबर आपकी 1 है, यहां पर कई तार मिले। ये देखिए संधि नंबर हमने मान लिया आपकी 2 है, यहां पर भी कई तार मिले। ये देखिए यहां पर बताओ संधि नंबर 3 है, यहां पर भी बताओ कई तार को आप, ठीक है, मिले। आप देखिए इन तीनों संधियों को हमने एक ही तार से जोड़ दिया। ये देखिए इन तीनों संधियों को हमने बताओ क्या कर दिया, एक ही तार से जोड़ दिया। आप बताओ अगर इन तीनों को हम एक ही तार से जोड़ देंगे, अब आप खुद बताइए। चलिए ठीक है, ये सुनो, हम आपको बताएं, समझने का तरीका है। ये जो लिखा है आप इसको मत मानो, ठीक है, मैंने आपको गलत बता दिया, आप मेरी बात को मत मानिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद ही बताओ। एक तो हमारी बात मानोगे नहीं, ऊपर से कुछ बताओगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। ये इसको भूल जाओ, हम गलत बोले हैं। हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बताओ। 3 अलग अलग संधि थी, तीनों को हमने एक तार से जोड़ दिया है। अब एक तार से जोड़ने के बाद क्या होगा, कॉमन सी बात है कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव में तब तक होगा जब तक कि सबके विभव आपस में बराबर ना हो जाए। अनगिनत बार ये सेंटेंस हम बोल चुके हैं, जब से हम लेक्चर पढ़ा रहे तब से कम से कम पता नहीं कितनी बार ये बात हम बोल चुके हैं। अब बताइए, तीनों में आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि तीनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। तो कुछ ही देर के बाद सभी संधियों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब तीनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे तो बताओ तीनों में अंतर क्या रहा। जब तीनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे तो बताओ तीनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जब तीनों में कोई अंतर नहीं रहेगा तो तीनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीनों को एक ही संधि बना लो। ये देखिए यही संधि है, एक बनाओ, यही संधि 1 है, यही संधि 2 है, यही संधि नंबर बताओ कितना है, 3 है। ये है कंसेप्ट आपका। जैसे मैं आपको बताऊं, बिजली का बोर्ड है, बोर्ड के अंदर का जो विभव है 220 वोल्ट है। मेरा विभव बताओ कितना है, 0 है, क्योंकि मैं पृथ्वी से, ठीक है, मेरा संबंध पृथ्वी से है, मेरा विभव 0 है। मैंने प्लग में हाथ डाली, आपने क्या किया, एक तार लिया, एक तार को प्लग में डाला, उसके बाद दूसरा जो है हमारे कार में डाल दिया। अब आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। कुछ ही समय के बाद मेरा विभव भी 220 वोल्ट हो जाएगा और प्लग का तो पहले से 220 है। अब बताओ प्लग और मैं दोनों के विभव बराबर हो गए। अब मेरे और प्लग में कोई अंतर नहीं है। अब आप एक ही बिंदु बनाइए, वही मैं हूं, वही हमारा प्लग है। अब बताइए संधि का कंसेप्ट बताओ क्लियर है।
एक पॉइंट आपको काम करना है कि आज के बाद किसी भी सवाल में जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी नजर आए सबको मिला करके एक कर दो, एक कर दो, एक कर दो, बस मामला खत्म। चलिए अब आइए देखिए संधि को थोड़ा हम और डिटेल में आपको बता दें, ठीक है, क्योंकि दोबारा पढ़ने की समय दोबारा नहीं मिलेगा, यही पढ़ करके जो है कहानी खत्म होगी। थोड़ा संधि आप और समझ लो, देखो ध्यान समझना। देखिए संधि की अंग्रेजी होती है जंक्शन, संधि की बताओ अंग्रेजी बताओ क्या है, बोलो, जंक्शन होती है जंक्शन। तो जंक्शन का जो शब्द है ये आपने खूब देखा होगा, रेलवे स्टेशन के जो नाम होते हैं उसके आगे लिखा होता है जंक्शन। इलाहाबाद जंक्शन, अब तो प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था। इलाहाबाद जंक्शन, फाफा मऊ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, लेकिन सूबेदारगंज के आगे जंक्शन नहीं लिखा, ठीक है, फतेहपुर के आगे जंक्शन नहीं लिखा है, ठीक है। तो कुछ स्टेशन के नाम के आगे जंक्शन लिखा रहता है और कुछ के आगे जंक्शन नहीं लिखा रहता है। अब आपको इसका मतलब हम समझाते, सुनिएगा ध्यान से। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के नाम के आगे बताओ जंक्शन लिखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की कम से कम 2 पटरी। संधि की परिभाषा बताओ क्या होता है कि जिस बिंदु पर कम से कम 2 तार मिले लेकिन स्टेशन पर तार नहीं, ट्रेन की पटरी मिलेगी। तो अगर इलाहाबाद के नाम के आगे जंक्शन लिख लगा है, इसका मतलब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बताओ कम से कम 2 पटरियां कम से कम पक्का मिली हैं, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी मिली हो। फाफा मऊ जंक्शन, इसका मतलब फाफा मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बताओ कम से कम 2 पटरियां तो कंफर्म मिली हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें नहीं पता कितनी मिली है, ठीक है। एक छोटे से डायग्राम आपको हम करके दिखाते हैं, देखना डायग्राम में देखिए, जैसे आपका देखिए ये आपका दिल्ली है, जल्दी से समझ ले, 2 मिनट का समय हम लेंगे, संधि क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आपको हम भयंकर सवाल बताएंगे। ये आपका दिल्ली हो गया, ये देखिए यहाँ पर आपका कोलकाता है, ये देखिए आपका कोलकाता है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मुंबई है। चेन्नई नहीं बना पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, बोर्ड जो है छोटा पड़ जाएगा। ये देखिए आपका मुंबई है, ये देखिए आपका यहाँ पर अभी हम प्रयागराज नहीं इलाहाबाद लेके, ये आपका इलाहाबाद है। अब आप बिल्कुल ध्यान समझना कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, ठीक है, जंक्शन के हो। आप देखें इलाहाबाद से दिल्ली के लिए ये देखिए ट्रेन की लाइन जा रही है, ठीक है, ये देखिए लाइन गई, हालांकि ये 2 पटरी है, इसका ये मतलब ये नहीं है कि एक पटरी है, ट्रेन जो है एक पर उठा के चलेगी। ऐसे देखिए 2 लाइन गई है, ठीक है, अभी डबल लाइन है, जाने की लाइन अलग है, आने की लाइन अलग है। इस पर इस रूट पे इलेक्ट्रिक बिजली की ट्रेनें दौड़ती है, ठीक है, हम रेखा के माध्यम दिला रहे हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद का आगे देखिए यहाँ पड़ता आपका सूबेदारगंज पड़ता है, उसके बाद आगे जाएंगे आपका पड़ेगा मनौरी पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका पड़ेगा फतेहपुर, ये देखिए आपका पड़ेगा कानपुर, पड़ेगा कानपुर, उसके बाद कानपुर इटावा पड़ेगा, उसके बाद आपका पड़ेगा अलीगढ़, बहुत सारे स्टेशन है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए गाजियाबाद पड़ेगा, उसके बाद गाजियाबाद के बाद दिल्ली है, ठीक है, ठीक है, छोटे मोटे स्टेशन बहुत पड़ेंगे, सब हम आपको समझा रहे, सब नहीं दिखा रहे। अब उसके बाद ये देखिए इलाहाबाद से ये देखिए ये लाइन जा रही है कोलकाता के लिए, ये देखिए लाइन गई आपकी कोलकाता के लिए, ध्यान देना। ये देखिए यहाँ पे आपका नैनी है, नैनी भी जंक्शन है, क्यों बता दो, नैनी है। उसके बाद ये देखिए आपका पड़ेगा मिर्जापुर, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपका पड़ेगा मुगल सराय, गए हो कि नहीं, ये देखिए मुगल सराय, ये देखिए बीच में आपका पड़ता है गया, उसके बाद कोलकाता है। अच्छा, मुगल सराय से कोलकाता जाने के देखिए 2 रास्ते हैं, यहां से एक लाइन कट करके ये चली गई है, ये देखिए आपका पटना है, पटना। अब आप जरा देख करके बताइए कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर बताओ ट्रेन की बताओ 2 पटरी मिली कि नहीं मिली, एक पटना से आई है, एक गया से आई है, दोनों का मिलन कहां हुआ, मुगल सराय पर, इसीलिए मुगल सराय बताओ क्या है, बोलो, जंक्शन है। अब बताओ जंक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। मुगल सराय का नाम हालांकि बदल गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, ठीक है, पहले मुगल सराय था। अब बताइए जंक्शन समझ में आ रहा है। अब ये देखिए ध्यान से, ये देखिए नैनी क्यों जंक्शन है, ये देखिए नैनी से मुंबई के लिए लाइन कटी है, जो भी ट्रेन बताओ मुंबई जाती है बताओ कहां से कटती है, नैनी से कटती है, नैनी से कटती है, नैनी, इसलिए बताओ नैनी भी बताओ क्या है, नैनी भी आपका देखो जंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर भी बताओ ट्रेन की 2 पटरी मिल रही है। अब उसके बाद देखिए यहां से इलाहाबाद, ये देखिए इलाहाबाद से ये देखिए एक लाइन आपकी जा रही है, ये देखिए ऐसे गई है, ये आपका ये, आप देखिए इलाहाबाद का, ये देखिए आपका ये प्रयाग है, ये देखिए आपका फाफा मऊ, ये देखिए आपका फाफा मऊ है। आगे जाएंगे तो आपका प्रतापगढ़, दबंगों वाला एरिया, उसके बाद ये देखिए आपका पड़ेगा सुल्तानपुर, ठीक है, आगे जाएंगे तो आपका पड़ेगा फैजाबाद, इसका नाम अयोध्या हो चुका है। उसके बाद ये देखिए आप और आगे जाएंगे आपका पड़ेगा अकबरपुर, अंबेडकर नगर नाम है इसका। उसके बाद ये देखिए आपका आ गया जौनपुर, और ये देखिए आपका आ गया बनारस,
ठीक है, ये देखिए, और फिर बनारस से मुगलसराय आगे जाकर के मिल गया है। ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से, फाफा मऊ से ये देखिए लाइन कटी है, ये लखनऊ के लिए, ये लखनऊ है, राजधानी लखनऊ, ये फाफा मऊ से लखनऊ के लिए लाइन कटी है। देखिए बीच में आपका पड़ता है, ये देखिए कुंडा, ये कुंडा पड़ता है, ये पड़ता है राय बरेली पड़ता है, इसलिए बताओ फाफा मऊ भी बताओ क्या है, बोलो फाफा मऊ आपका जंक्शन है। अब उम्मीद है कि आपको जंक्शन समझ में आ रहा हो। प्रयाग से ये देखिए लाइन कटी है, ये देखिए प्रयाग घाट के लिए, जो द्वारागंज है, प्रयाग से लाइन कटी, बताओ कहां के लिए, प्रयाग घाट के लिए। तो बताओ प्रयाग पर भी बताओ 2 पटरी मिली कि नहीं मिली, इसलिए बताओ प्रयाग भी क्या है, आपका जंक्शन है। फाफा मऊ से देखिए लाइन कटी है भदोही के लिए, ये देखिए यहाँ पर आपका भदोही है। अब बताओ फाफा मऊ बताओ जंक्शन हुआ कि नहीं, भदोही से फिर जौनपुर के लिए, और भदोही से फिर कटी है बनारस के लिए, इसलिए बताओ भदोही भी बताओ जंक्शन हुआ कि नहीं। जाल बिछा हुआ सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए, प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए, लखनऊ से कानपुर के लिए, लखनऊ से दिल्ली के लिए, ऐसे पूरा जाल बिछा है। उसके बाद ये देखिए फैजाबाद से निकल गया आपका, ये देखिए चला गया गोंडा, उसके बाद ये देखिए बस्ती चला गया, उसके बाद ये देखिए पहुंच गया योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर, पहुंच गया गोरखपुर, और गोरखपुर से ये चला गया आपका जो है, ठीक है, छपरा के लिए, ये देखिए आपका बिहार आ गया, बिहार आ गया, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे पूरी जाल बिछी है। उम्मीद है आपको संधि समझ में आ गई हो। तो आज के बाद जिस स्टेशन के सामने जंक्शन लिखा हो, इसका मतलब उस स्टेशन पर बताओ ट्रेन की बताओ कम से कम 2 पटरी मिली है, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी हो। अब बताइए संधि में हमको लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, संधि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको इसके आगे संधि के सवाल हम आपको कराते हैं। संधि थोड़ा कम समझ में आती है, इसलिए स्टेशन पूरा हम डायग्राम बना दिए ताकि आपके मन में कहीं कोई डाउट ना रहे। चलिए अब कुछ संधि के सवाल हम करते हैं, ठीक है। संधि के सवाल देखें तो देखें, आपको हम बताएं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। संधि के सवाल आपको हम कुछ कराते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर देखिए फर्स्ट, पहला सवाल देखिए हम बना रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर। पहला सवाल मैं बना करके आपको दिखाता हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए सवाल आपका है, ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बोलो बी, ठीक, ए और बी। ये देखिए इसका मान है 3 माइक्रोफैरड, इसका भी मान है आपका 3 माइक्रोफैरड, इसका भी मान है आपका 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे ए और बी के बीच में मान कुछ भी ले लो, अभी तुम मत सोना कहते हो 3 हमारा मन, हम 3 ले रहे हैं, तुम 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच में तुल्यधारता निकालिए, एक लाइन का आपका आंसर है, एक लाइन में आप जवाब दे लोगे, तीनों श्रेणी क्रम में है, बोलोगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 बराबर 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1/1, तो c बराबर बोलो 1 आ जाएगा। लेकिन ये सवाल नहीं है, सवाल देखिए कुछ और है। सवाल है कि देखिए ये यहां से इस तार को यहां से जोड़ दिया गया और इस तार को ये देखिए यहां जोड़ दिया गया। अब पूछा गया है कि ए और बी के बीच, अब पूछा गया ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करिए। ए और बी के बीच बताओ क्या ज्ञात करिए, तुल्यधारिता ज्ञात करिए। ए और बी के बीच बताओ क्या ज्ञात करिए, तुल्यधारिता बताओ ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, पूछा गया है। तो चलिए ए और बी के बीच में हम तुल्यधारिता ज्ञात करते हैं, आराम से बिल्कुल देखिए। अब देखिए, अब आप इस सवाल को देख करके श्रेणी और समांतर क्रम की पहचान नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखें, अब आप अगर हम आपसे पूछे कि सवाल को देख करके बताओ कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, तो आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। क्यों? श्रेणी क्रम की पहचान होती है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब आप क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर उसके बाद आपको हम करके समझाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, संधि में आपको बता चुका हूं, संधि का कंसेप्ट आपको भूलना नहीं चाहिए। तो देखिए इस सवाल को देख करके आप ये नहीं बता सकते कौन श्रेणी में है कौन समांतर में। श्रेणी की पहचान होती है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब देखिए इसमें एक के बाद दूसरा नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में तार जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर ये तार ना होता तब तो मजा आ जाता, तब ये दोनों श्रेणी में होते। अगर ये तार ना होता, ठीक है, तब भी मजा आ जाता, ये दोनों बताओ किस में होते, श्रेणी में। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ तो है नहीं, तार जुड़ा है, इसका मतलब हम श्रेणी और समांतर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग करते हैं संधि से, करते हैं संधि से। अब आप, ठीक है, जब भी आप ना पहचान पाओ, मेरी बात ध्यान देना,
जब किसी सवाल में आप अलग अलग श्रेणी और समांतर की पहचान ना कर पाओ, तुरंत आप संधि के पास जाना, संधि के पास समझ जाना कि सवाल लगता है संधि से लगेगा। अब आप चित्र को देख करके बताओ, क्या इस सवाल में कई संधियां नजर आ रही हैं? अब आप बताओ, पता करो कि इस सवाल में क्या कई संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं। तो पहले आप संधि पता करो। संधि क्या होता है? तो संधि की परिभाषा होती है कि जिस बिंदु पर कम से कम दो तार मिलते हो उसे हम लोग संधि कहते हैं। बताओ, क्लियर है? अब आइए संधि पता करते हैं। ये देखिए, ये संधि है कि नहीं? बिल्कुल संधि है। यहाँ पर दो तार मिले हैं। ये देखिए, आपका पहला तार है, ये आपका दूसरा तार। ये संधि है, इसको संधि नंबर आप 1 कह दो। अच्छा, इसको संधि मत बोल देना, अरे ये एक ही तार है, ये इसको संधि मत बोल देना कि आप पता लगा एक तार इधर से आएगा। अरे मेरे भाई, ये पूरा का पूरा तार एक ही है, इसलिए इसको कोने को संधि बोलने की जरूरत नहीं है। कोने को संधि बोलोगे ना तो हम ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, समझ में आपको आ जाएगा। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए कोने को आपको संधि बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप उसके बाद, हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना, कहीं आप इसको संधि ना बोल देना। ये संधारित्र की मेरे भाई प्लेट है, ये तार है, ये सब संधि उंधि नहीं है। संधि का मतलब होता है जहां पर कम से कम दो तार मिलते हैं। अब बताओ, ये संधि है, यहाँ पर दो तार मिले हैं, संधि नंबर आपका आ गया 2। ये देखो, ये संधि है, संधि नंबर आपका आ गया 3, और उसके बाद ये संधि है, संधि नंबर बोलो 4 है। इसके अलावा सवाल में और कोई संधि नहीं है। अब हम आपसे जो पूछ रहे हैं, अब आप उस सवाल का जवाब देना। क्या कई संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं? क्या कई संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं? आंसर है हाँ। कौन कौन? ये देखिए, 1 और 3। ये देखो, 1 और 3, ये देखो एक ही तार से जुड़ी हैं। उसके बाद ये देखिए, बताओ 2 और 4, ये भी देखो एक ही तार से जुड़ी हैं। अभी हम आपको क्या मंत्र बता रहे हैं कि जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं, सभी के विभव आपस में बराबर होंगे, सभी मिलकर के आपकी एक हो जाएंगी। अब बताइए, कौन कौन एक होने जा रहा है? ये देखिए, संधि नंबर बताओ 1 और 3। संधि नंबर 1 और 3, ये दोनों मिलकर के एक होने जा रही हैं। अब बताओ, एक ही संधि से लिखो। ये देखिए, संधि नंबर आपका 1 है, संधि नंबर आपका 3 है। बताओ, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब उसके बाद देखिए, संधि नंबर बताओ 2 और 4। ये देखिए, संधि नंबर आपका आ जाएगा, बताओ 2 और बताओ कितना? 4। ये देखिए, 2 और 4, ये दोनों बताओ 2 और 4 क्यों मिलकर के एक हुआ? क्योंकि 2 और 4 ये देखो आपका एक ही तार से जुड़ा है, एक ही तार से जुड़ा है। ये देखिए, 2 और 4। उसके बाद ये देखिए, बताओ 1 और 3, ये भी आपका एक तार से जुड़ा है। अच्छा, अब बताओ कहां गए ए और बी? ए और बी को मत भूल जाना, क्योंकि आंसर ए और बी के बीच निकालना है। ये देखो, 1 के बगल में ए है, तो 1 के बगल में बताओ क्या है? ए है। और बताओ 4 के बगल में बताओ कितना है? बोलो, बी है। ये देखिए, आपका बी है। अब आप चुपचाप जिन जिन संधियों के बीच में जो जो संधारित्र जुड़ा है, चुपचाप उनको जोड़ दो। ये देखो, ये संधारित्र बताओ किसके बीच में जुड़ा है? बताओ 1 और 2 के बीच में जुड़ा है। ये बताओ, 1 और 2 के बीच में कौन है? 3 वाला है। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। ये देखिए, जोड़ दो, ये देखिए आपका 3 माइक्रोफैराड वाला। समझ में आया? अब बताओ, ये देखिए 2 और 3 के बीच में कौन है? 3 वाला है। 2 यहाँ है, उसके बाद 3 यहाँ है। ये देखिए, आपका आ जाएगा 3 वाला। आप नीचे भी जोड़ सकते हो, कहीं जोड़ दो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। अब बताओ, ये भी बताओ 3 और 4 के बीच में 3 वाला है। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। बताओ 3 और 4 के बीच में बताओ कौन है? ये भी देखिए, आपका 3 वाला है। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आप बताइए, ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब बताओ, सी बराबर बोलो C1 प्लस बताओ C2 प्लस C3। अब आपका आ जाएगा सी बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3। अब आपको आंसर बताओ कितना आ गया? 9 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ गया। बताइए, संधि के सवाल आपको बताओ समझ में आए कि नहीं आए? तो याद रखना, संधि के सवाल बोर्ड आपके पेपर का सवाल है, 2-3 बार पूछा गया। किताब में, हर किताब में दिया गया, कुआन मित्तल में भी है, ठीक है, कई करीब काफी किताबों में सवाल है। आसान सा सवाल संधि का सवाल है। बस एक मंत्र है, जितनी भी संधियां आपको एक तार से जुड़ी नजर आए, सबको मिला करके सबके विभव आपस में क्या कर दो? बराबर कर दो। बस मामला आपका खत्म।